I am Kamal Sharma from LK विद्या मंदिर क्लासेस फिजिटी केमिस्ट्री। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में हम, ठीक है, वो मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिखे हैं तो इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये तीन रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि बेटा मैकेनिज्म आपके कितने हैं, केवल मैकेनिज्म आपके 5 ही हैं, 5 में से 2 मैकेनिज्म ये हैं, 3 मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 3 मैकेनिज्म हमारे अल्कोहल वाले चैप्टर में हैं। ठीक है, और उसके बाद सम एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार ये एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम एक ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई हेलो एरीन्स डू नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, फिर आ जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, डोज प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये आप फिनोल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी। फिनोल की फर्स्ट प्रिपरेशन थी डोज प्रोसेस, यहाँ पे भी फिनोल ही बनेगा हेलो एल्केन से, हेलो एरीन से, सॉरी। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो एक जैसी रिएक्शन है, सभी चैप्टर्स में आपने ये रिएक्शन की हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था मेनली, उसके साथ जो है हैलोजिनेशन था आपका, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ये जो रिएक्शन है ये आपने की है हर एक चैप्टर में, तो इसमें भी ये एज इट इज होंगे। चलो तो एक एक करके हम करते हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, करते हैं फिर एक एक करके। नाउ स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ इसका। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन, ये कोई हेलो एल्केन है आपका, ये रिएक्ट कर रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लैक कलर के मार्कर से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, और ये हम जैसे टीचर हैं ब्लू कलर के, शांति से, शांति वाले, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये क्लास चल रही है और इस क्लास में ये आप हो गए स्टूडेंट, ये आप ये हो गए टीचर, जो टीचर पढ़ा रहा है। तो रेड कलर से मैंने प्रिंसिपल सर को दिखा दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, आते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो ये टीचर है ये साइड में हो जाता है, ऐसे ये साइड में हो जाएगा और ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी यही मैंने किया है। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हेलो एल्केन जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे X जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को नहीं पता है तो आप मेरे जो सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें मैंने ये टॉपिक समझाए हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेना है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने न्यूक्लियोफाइल को जो है रेड पेन से आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी करने की कोशिश करना ताकि आपको ईजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को भी मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, इस हेलो एल्केन को ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा भाई, ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है हमेशा, तो RNU और प्लस X नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो सभी में ही ये जितनी भी रिएक्शन है सभी में यही चीज होगी, तो ध्यान से इनको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको यही चीज और ध्यान में रखनी है। मैंने बताया है अगर जो आपको ये क्या है, मेनली आपका हेलो एल्केन, क्या है ये आपका हेलो एल्केन, ये क्या है आपका हेलो एल्केन, ठीक है। मतलब ये आपका हैलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, ठीक है। और ये आपका एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NaOH इन एक्वस, ये क्या लिया है हमने, NaOH इन एक्वस, ठीक है। तो ये OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Na के ऊपर नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ऐसे हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए हमें इस न्यूक्लियोफाइल का यूज, मतलब कि इस रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, क्या, एक्वस NaOH या एक्वस KOH, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि वो रिएजेंट याद करके खुश नहीं है। मेनली रिएक्शन भी बच्चों को मुश्किल लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि उनको रिएजेंट याद नहीं होते। तो एक याद रखने का तरीका और एक टेक्निक से हम कर रहे हैं, तो ये ही चीज, ये रिएजेंट आपको याद क्या रखना है भाई, हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है मेरे को, तो अल्कोहल बनाने के लिए रिएजेंट क्या है, एक्वस NaOH, ये रिएजेंट है आपका, आपको यही बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अगर जो आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है बेटा, ईथर बनाना है तो आपको, आपके पास क्या है भाई, जो रिएजेंट होना चाहिए वो NaOR होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और इसमें ये सोडियम नाइट्राइल है, ठीक है। इसमें Cn जो है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, मतलब K जो होता है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव मैंने सभी में कर रखा है, तो हमेशा ये जो नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब अल्कोहल बन गया और आपका भार क्या हो गया, NaX भार हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये नेगेटिव किस पे जाएगा, किसके जाएगा, इस पॉजिटिव साथ चला जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे ईथर बन जाएगा, ROR, ये क्या बन गया आपका, ईथर, ठीक है। तो ईथर बनाना हो आपको तो इस टाइप का रिएक्शन करना पड़ेगा आपको, ये रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और भार क्या हो गया बेटा, वही NaX भार हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि नेगेटिव वाला तो इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है RCN, RCN हो गया बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, RCN प्लस NaX भार हो जाएगा, सॉरी K है तो KX भार हो जाएगा, ठीक है, KX हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव कौन है, ये है, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये किस पे करेगा, इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भार, RNH3 प्लस, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, NH2 प्लस HX भार हो जाएगा, ये क्या बन गया आपका अमीन। इससे सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हो बेटा, फर्दर इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, इसके हेलो एल्केन के साथ, तो सेकेंडरी हो जाएगा, फिर सेकेंडरी की फर्दर रिएक्शन करोगे, फिर से हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करोगे तो टर्सरी हो जाएगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, फिर है AgNO2, ये नाइट्रो बनाने के, नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है तो ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे, और X फिर इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RNO2 प्लस AgX भार हो गया आपका, क्लियर है। फिर उसके बाद है यहाँ पे चले, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, अब की बार ये नेगेटिव है तो इस पे अटैक करेगा, ये क्या है, मेनली टू फॉर्म ए एल्केन सेम कार्बन का एल्केन बनाना है आपको, किससे, हेलो एल्केन से, तो आपको ग्रिडनॉट, ये स्ट्रॉन्ग ग्रिडनॉट रिएजेंट है, ये है LiAlH4, मैंने एक H को एक अलग से दिखा दिया आपको रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये RH बन जाएगा, RH बन जाएगा,
RH मतलब सेम कार्बन का एल्केन बन गया, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अगर जो डिफरेंट नंबर कार्बन का एल्केन बनाना हो, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो तो ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट। 2-3 वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है ये। ठीक है, ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट, ग्रिडनॉर्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा भाई, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RR हमारे कार्बन ऑफ एटम जो है इंक्रीज हो गए। ठीक है, RR का मतलब कार्बन एटम होते हैं बेटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, AG MG और X2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको जो है मैं 2-3 रिएक्शन आपको बता देता हूं, तो घर पे ये होमवर्क के रूप में आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये रिएक्शन करके दिखानी है। और एक इसमें मैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है यहीं पे ही बता देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें अटैकिंग साइट 2 होती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही अटैक करती है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। The ambident nucleophile are those which have 2 attacking site but attack one site at one time, that is known as ambident nucleophile। ठीक है, लिख लेना है डेफिनेशन को। ambident nucleophile are those which have 2 attacking site but attack only one site at one time। ठीक है, that is known as ambident nucleophile। तो यहाँ पे CN जो है, यहाँ पे ambident nucleophile होता है बेटा। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये, RX का रिएक्शन करते हैं KCN के साथ, तो यहाँ पे बना नाइट्राइल, मतलब RCN प्लस KX। लेकिन इसका रिएक्शन अगर जो हम AgCN के साथ करते हैं तो यहाँ पे आइसोनाइट्राइल बनेगा। अब जो है ये नाइट्रोजन जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन ने अटैक किया ये इसके साथ, तो अब ये क्या बन गया, RNC बनेगा और प्लस Ag जो है X बाहर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक ही है, CN न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक ही है आपका CN, लेकिन अटैक जो है एक बार कार्बन कर रहा है और एक बार नाइट्रोजन कर रहा है, एक बार कार्बन कर रहा है। यहाँ पे कार्बन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब अटैकिंग साइट 2 हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही अटैक कर रहा है, तो इसे कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको करना है क्लोरोप्रोपेन टू आपको बनाना है प्रोपेनॉल, क्लोरोप्रोपेन 2 आपको बनाना है प्रोपेनल, प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से ही बनाना है आपको प्रोपेन नाइट्राइल, और क्लोरोप्रोपेन से ही बनाना है आपको नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, और क्लोरोप्रोपेन से ही आपको बनाना है पेंटेन। देखो बेटा मैं बता देता हूँ, ये ग्रिडनार्ड वाली रिएक्शन है। देखो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया, क्लोरोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन से हम मेरे को कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो 5 बनाने हैं तो 2 कार्बन इस R में जुड़ जाएंगे, 2 कार्बन मतलब CH3 CH2, ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो बन जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूँ, इसमें RMgX रिएजेंट लगेगा। ठीक है, हिंट के रूप में बता दिया मैंने। ठीक है, चलो उसके बाद बनाना है आपको क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है क्या बनाओगे क्लोरोप्रोपेन से, मिथॉक्सीप्रोपेन। क्या बनाओगे,
मिथॉक्सी प्रोपेन बनाओगे। ईथर मैंने कह दिया है, प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, आई थिंक सो कोई और नहीं रहा है। ठीक है, सारे आ गए हैं इसके अंदर। तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को रिएक्शन जो है करके भेजनी है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी बता दिया है आपको, वो अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद करेंगे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। CH3 CH2 CH2 और Cl, ये हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, तो हेलो एल्केन ही लेंगे हम मेनली। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम एल्कोहलिक QH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH के साथ। यहाँ पे एल्कोहलिक QH लेंगे, या इसमें ये लिख सकता है भाई QH और यहाँ पे इथेनॉल लिख सकता है एरो के नीचे। तो एल्कोहलिक QH हो मतलब कि अल्कोहल डाला होगा उसमें, मेनली इथेनॉल डालते हैं। ठीक है, अल्कोहल, इथेनॉल जानते हो ना आप, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल होता है। ठीक है, अल्कोहलिक QH डाला है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। हमने पिछली रिएक्शन में देखा, हमने एक्वस QH डाला था तो अल्कोहल बना था, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक QH है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन कैसा होता है सुनिएगा ध्यान से। जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है, तो क्या होगा, वो अल्फा कार्बन होगा आपका। कैसा कार्बन होगा वो? अल्फा। और उससे अगले वाला कौन होगा? बीटा। तो बीटा वाले कार्बन को हम कुछ अलग से ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, अलग से ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे बीटा वाले को। ठीक है, ये कौन है? बीटा हाइड्रोजन है। क्या है ये? बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा एलिमिनेशन होगी। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, मेनली ये वाटर बाहर हो जाएगा, एक तो ये वाटर बाहर हो गया, और यहां से ये KCl बाहर हो गया। ठीक है, और बचा क्या है भाई? बचा क्या है? अब बचा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इसके साथ चला गया भाई, ये इसके साथ चला गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचा है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन से और इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कौन सा कंपाउंड बनेगा वो देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, मतलब CH3CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। देखो मैं डबल बॉन्ड को थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन से ही बना है। और बाहर क्या निकल गया आपका? बाहर निकल जाएगा आपका KCl बाहर निकल जाएगा, और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। होमवर्क के लिए एक दे देता हूं मैं आपको, ब्यूटेन अमीन बनाओ, ब्यूटीन बनाओ, ब्यूटीन। ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए दे दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखना ये आएगी रिएक्शन काफ़ी बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कर लेते हैं हम रिएक्शन विद मेटल। अब रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा बेटा? रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा? रिएक्शन विद मेटल में हम 3 रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद मेटल में हम कितनी रिएक्शन करते हैं? 3 रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं भाई रिएक्शन विद मेटल में? एक तो करते हैं हम वुड्स रिएक्शन। कौन सी करते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और एक कौन सी करेंगे? वुड्स फिटिग रिएक्शन। और नेक्स्ट कौन सी करेंगे? फिटिग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपने 11th क्लास में भी की थी बेटा वैसे तो। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 हेलो एल्केन लेते हैं और 2 मेटल्स के एटम लेते हैं। ये 2 हेलो एल्केन ले लिया बेटा हमने ऐसे। ठीक है, और जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर। ये बात ध्यान रखना, DE का मतलब क्या है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ से ये चीज़ बाहर हो जाएगी, ये चीज़ बाहर हो गई, क्या? 2NaX बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2NaX जो है ये बाहर होगा, ये सभी में होगा 2NaX बाहर।
ठीक है, और बचेगा क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये आपके आर जो है, ये आर और ये आर, ये है वो बॉन्ड जो बना है इनके इससे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया, और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मतलब कि डबल हो गए एक किस्म से। ठीक है, डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे क्या है, वुड्स फिटिंग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आई है। ठीक है, कहेगा क्या इस रिएक्शन में, कहेगा क्या, इसमें कहेगा कि आप बनाओ, इसलिए यहाँ पे बोल देता हूँ, इसमें कहेगा क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन टू टोलिन बनाओ। ये बहुत बार आता है, क्लोरोबेंजीन टू टोलिन बनाओ। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में बन सकता है, कैसे बनेगा वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसमें जो है एक तो हो जाएगा ये आपका क्लोरोबेंजीन, लो इसमें सबसे पहले तो ये क्लोरोबेंजीन ले लिया आपने, Cl ले लिया, वही 2Na के साथ रिएक्शन प्लस CH3Cl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें भी वही है बेटा, यही चीज़ बाहर होगी, ये चीज़ बाहर होगी, ये चीज़ बाहर होगी, 2Na प्लस 2NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ पे X लिया था, यहाँ Cl ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, X को Cl ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है, कौन कौन से बॉन्ड अटैच होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा और हमारा टोलिन बन जाएगा। ठीक है, टोलिन वैसे इसका कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम क्या होता है इसका, मिथाइल बेंजीन। क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम इसका टोलिन, कॉमन नेम को ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, टोलिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए बताई गई है। अब देखो फिटिक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, हम दोनों ही हेलोएरिन्स लेते हैं, दोनों ही क्या लेते हैं हम, हेलोएरिन्स, वही 2Na के प्रेजेंस में। ठीक है, प्लस और इसके साथ जो है फिर से एक हेलोएरिन्स लिया जाएगा। ठीक है, Cl, और वो फिर से वही 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और जो ये ड्राई ईथर की मेटल के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। इस बेंजीन को थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर लेता हूँ, जरूरी भी नहीं है वैसे, आप सीधा भी अटैच करके दिखा सकते थे। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये फिनाइल बेंजीन कहो या डाईफिनाइल कहो, डाईफिनाइल क्या बन गया, ये डाईफिनाइल, इसका कॉमन नेम है डाईफिनाइल। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नेम, और फिनाइल बेंजीन इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। ठीक है, तो किससे बना, ये क्लोरोबेंजीन से। किससे बना, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉन्स आपस में अटैच हुए हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन से अटैच हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में कौन किससे अटैच हुआ है। एक छोटा सा रिएक्शन और है, रिएक्शन विद मेटल के साथ, तो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। फॉर्म्ड ग्रिडनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन विद Mg, ग्रिडनार्ड रिएजेंट बनेगा बेटा। यहाँ पे रिएक्शन बता देते हैं हम क्या है। ठीक है, आपका ये होगा, इसको रख ही देता हूँ, रेड मार्कर को इतना यूज नहीं है। R और X ले लिया हमने, RX हेलो एल्केन, Mg के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में अटैच हो जाएंगे, तो बन क्या जाएगा भाई आपका R, और ये Mg जो है ये बीच में आ जाएगा आपका, ये Mg जो है ये बीच में आ जाएगा, और जो है यहाँ पे क्या बन गया, ये X। ठीक है, ये क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
तो ये भी एक रिएक्शन विद मेटल के साथ थी ये रिएक्शन। तो आई थिंक सो आ गई होगी आपकी समझ में। ये यहाँ पे आके आपका केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नाउ बेटा अब हम कर रहे हैं मैकेनिज्म इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, आपका जो SN2 हम पहले करेंगे। SN2 का मतलब क्या होता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इस और 2 का मतलब बाईमोलिकुलर होता है। तो इसका नेम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है। ऐसे ही SN1 क्या हो गया बेटा, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। अब ये यूनिमोलिकुलर क्यों बोला, बाईमोलिकुलर क्यों बोला, इसके मैकेनिज्म से हम समझाएंगे। तो ध्यान से समझना इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, ये उसी तरीके का मैकेनिज्म है जो मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मैंने बताया था बेटा, ये ब्लैक कलर का, ये मान लीजिए आप हो और ये आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, ये आ गए आपके प्रिंसिपल सर, तो टीचर जो होता है वो साइड में हो जाएगा और ये आपके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम अभी जो है R ग्रुप को दिखा देते हैं यहाँ पे। पहले प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी एल्केन लेंगे हम यहाँ पे। तो प्राइमरी एल्केन में क्या होता है भाई, जैसे ये हमने आपके टीचर दिखा दिए इससे ब्लू से, तो ब्लैक से हम दिखा देते हैं विद्यार्थियों को। तो ये आपके विद्यार्थी हो गए। ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं हम आपको, ये H दिखा देते हैं, ये H दिखा देते हैं, ये CH3 दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आएगा अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ गया। अब भाई न्यूक्लियोफाइल पे ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या स्मार्ट गेम खेलेंगे कि ये बैक साइड से जाएगा अटैक करने के लिए। कहाँ पे जाएगा, बैक साइड से। तो ये बैक साइड से जाएगा और यहाँ पे आपका अटैक करेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो है ना, जब ये इसके ऊपर, तो ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा और ये इनके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हो गया क्या, जो ये है, ये जो बॉन्ड बने न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे ये दिखा दो पहले। तो ये CH3 और ये H। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये धीरे धीरे इससे अटैच होगा और जो हम इसका न्यूक्लियोफाइल था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम के लिए बनेगा। ये इंटरमीडिएट नहीं कह सकते, अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बहुत कम टाइम के लिए बनेगा। ठीक है, और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा भाई, तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, CH3 और CH, ये H हो जाएगा आपके, ये पोजीशन तो यहीं पे ही रहेगी, ये H और यहाँ से ये है X नेगेटिव जो है ये बाहर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये X नेगेटिव बाहर हो गया। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये टाइटली बॉन्डेड हो गया यहाँ पे, और ये अपोजिट साइड में बॉन्ड हुआ है, अपोजिट साइड में बॉन्डेड हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, अपोजिट, इसलिए इसे इन्वर्ट भी कह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा था, ये आपका SN2 है ये। ठीक है, अब मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है इतनी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, वन स्टेप। ये पहले तो न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरा ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक
बैक साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। चौथा पॉइंट क्या है, इन्वर्जन टेक प्लेस, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में, उल्टी साइड में अटैच हो रहा है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्जन टेक प्लेस होता है, ये अलग से भी बताऊंगा ये पॉइंट में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें ये वन स्टेप रिएक्शन है और नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 6 है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे हमने प्राइमरी लिया है तो प्राइमरी ही होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। प्राइमरी हेलोएल्केन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन टर्सरी, ठीक है। अगर जो आपको लिख के देगा कि ये SN2 मैकेनिज्म से हो रही है तो उसमें रिएक्टिव कौन है, आपका प्राइमरी होगा, लिख के देगा ये आपको, ये SN1 से है या SN2 से है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है, यही पॉइंट है। इसमें डिफरेंस भी काफ़ी बार आता है आपके पेपर में, तो ये डिफरेंस में ये पॉइंट अभी दिख भी जाएंगे आपको, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, टर्सरी हेलोएल्केन होगा, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी पहले बता देता हूँ, फिर लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, टर्सरी हेलोएल्केन होगा, क्या होगा यहाँ पे, टर्सरी हेलोएल्केन। टर्सरी हेलोएल्केन में क्या होते हैं बेटा, 3 आपके ये एल्काइल ग्रुप होते हैं और ये हेलोजन होता है। ये 3 एल्काइल ग्रुप, कौन से, ये 3 एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यही वो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप as compared to हाइड्रोजन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बेटा ये 3 आए हैं CH3 ग्रुप, यहाँ पे 2 ही थे, ये यहाँ पे भी H लगा सकते थे आप, ये 2 ही थे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ही ये सारा चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखना है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ब्लू पेन से दिखा देते हैं हम, ठीक है, हेलोजन को, ठीक है, रिप्लेस होना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को किससे दिखाएंगे हम, रेड से दिखाएंगे। लेकिन पहले क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इस पे दे देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे, इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाएंगे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा इसको तो क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड पहले ही दूर चला जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन गया और ये X नेगेटिव आपका बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा, यहाँ पे दिखा दें क्या, यहाँ पे दिखा देते हैं, कोई नहीं। ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये क्या है, कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन है ये, ठीक है। और कौन सा कार्बोकैटायन है ये, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो अब आएगा न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने के लिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से ये अटैक कर सकता है। तो अब क्या बन जाएगा भाई, ये जब दोनों साइड से अटैक करेगा तो ये, ठीक है, 2 कंपाउंड बनेंगे आपके, कौन कौन से, एक तो बनेगा ये आपका, एक तो इन्वर्जन टेक प्लेस होगा, मतलब कि अपोजिट साइड में अटैच हो गया, और एक रिटेंशन टेक प्लेस होगा। रिटेंशन भी बताता हूँ क्या होता है, मतलब कि उसी साइड में अगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो उसे रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइड में अटैच हुआ, यहाँ पे उसी साइड में जिस साइड में हैलोजन था, और जब ये दोनों बनते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इन दोनों को, रेसिमिक मिक्सचर, ये आगे बता दिया जाएगा आपको। अब इसमें पॉइंट लिख लेते हैं भाई हम,
ठीक है। पॉइंट क्या है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट ये न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आप कहोगे यूनिमोलिकुलर कैसे, बेटा शुरुआत में एक मॉलिक्यूल्स आया इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर कहा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, या इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है। थर्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई इसका, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे, और रेसिमाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर बोलो इसको। ठीक है, रेसिमाइजेशन भी बोल सकते हैं और रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड या रेसिमाइजेशन फॉर्म्ड, ये बोल सकते हैं रेसिमाइजेशन भी। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड, ठीक है, और रेसिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, that is कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो रहा है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपोर्टेंट है बेटा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में है टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो है इसमें हम ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी मोर रिएक्टिव हो जाएगा देन सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो इसमें जो है मेन ये क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये 3 CH3 ग्रुप आ गए। 3 CH3 ग्रुप मिलके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा दिया, ये नेगेटिव है, दोनों रिपेल कर गए, तो वो पहले ही अलग हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल को दोनों तरीके से जगह मिल गई अटैक करने के लिए, अब ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके SN1 और SN2 मैकेनिज्म। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान से करना है आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ बेटा अब हम करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे। उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, मेनली कितनी चीज़ें हैं ये, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12 13 14 14 थिंग्स है। ठीक है, इसको देखना है क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, लेवियो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, कायरल क्या होती है, कायरल क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, और स्टीरियो सेंटर क्या होता है, और एनेंशियोमर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी 14 चीज़ें हैं। इनमें ये मैं एक साथ बताऊंगा, 4 मैं एक साथ बताऊंगा, ये 5 एक ही टॉपिक के पार्ट हैं। ठीक है, 3 एक टॉपिक के पार्ट हैं और ये 2 अलग है, इनको मैं अलग से ही बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं कोई डेफिनेशन जो आप लिखना चाहो तो मैं साथ के साथ बोल भी दूंगा। ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा आपको। ठीक है, डेफिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट जो है। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है। हम क्या करते हैं बेटा, ये हम सॉल्यूशन ले लिया, और सॉल्यूशन में से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवाते हैं। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी। ठीक है, हेलो एल्केन का सॉल्यूशन है ये,
किसका सॉल्यूशन है ये, हैलो एल्केन का, ठीक है, हैलो एल्केन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हैलो एल्केन सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा वो चीज़ हमें देखनी है। हम इसमें से क्या करवा देंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवा देते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है जिसका 2 डाइपोल होता है, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवा दी है यहाँ से, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवा दी तो क्या होगा, ये अगर जो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है, क्या चली जाती है, सीधी, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहली चीज खत्म। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट की कोई भी ये सॉल्यूशन से, हैलो एल्केन सॉल्यूशन से, अगर जो सीधी चली जाती है तो वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब वो सीधी नहीं गई, या तो क्या जाएगी, वो लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट है, क्या है ये, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, ठीक है। लेफ्ट में चली गई तो वो लेवियो रोटेटरी हो जाएगी, लेवियो रोटेटरी हो जाएगी, लेवियो रोटेटरी हो जाएगी, एक मिनट, लेवियो रोटेटरी हो जाएगी। अगर जो राइट में चली गई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी, ये रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी, ठीक है, लेवियो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट में चली गई तो, ठीक है। तो अगर जो लेफ्ट या राइट में चली जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर जो लेफ्ट या राइट में चली जाती है, मतलब कि मूव हो जाती है अपने पाथ से, ठीक है, और ये डाइपोल के एंगल भी चेंज हो जाएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट के, ठीक है। इतना बताना जरूरी नहीं है, बस आपको ये बताना है ये लेफ्ट या राइट मूव कर रही है। अब राइट में मूव कर रही है, क्या इसमें कर रही है, राइट में मूव कर रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी, लेफ्ट में मूव कर रही है तो लेवियो हो जाएगी। अब इस एल से इसको देखना है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवियो, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो ये चारों ही चीज हमने कर ली है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, लेवियो रोटेटरी कौन होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ में भी आ गया होगा। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट की, विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हुई तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, सॉरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। When monochromatic light pass through the haloalkane solution, then goes to without any deviation, then solution, that haloalkane solution is optically inactive, ठीक है। When monochromatic light pass through the solution, then move toward the left or right, that is the optically active solution. When move the left side, that is a leviorotatory. When move the right side, that is a dextrorotatory. तो ये आपको लाइनें लिख लेनी है, ठीक है, और आपको दिख भी रहा है फिगर में बहुत अच्छे से। अब करते हैं सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। हम क्या कर लेते हैं, हम मिरर में लेते हैं। ये मिरर ले लिया भाई हमने, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। मिरर में क्या किया हमने, इसमें जब हम देखेंगे कोई भी लेटर, अगर जो वो सेम दिखाई देता है, जैसे ये टी है, ये ओ है, तो मिरर में भी क्या दिखाई देगा, टी दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा, ठीक है। और क्या सेम दिखाई दे, ए है तो ए भी क्या दिखाई देगा, हमें सेम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कोई हैलो एल्केन ले लेंगे, ई को हटा देते हैं, कोई हैलो एल्केन ले लेते हैं, ठीक है। ये है, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, ये H ले लिया, H ले लिया, H ले लिया। अगर जो मैं इसको देखता हूँ तो ये सेम दिखाई देगा यहाँ पे मिरर के अंदर भी, यस और नो, सब सेम दिखाई देगा।
तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को इसने सुपर इम्पोज कर लिया। सुपर इम्पोज का मतलब इसको ढक लिया। अगर जो ये मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा तो इस ओ को ये कंप्लीटली ढक लेगा, ठीक है। तो वो होता है सुपर इम्पोज करना, एक दूसरे को ढकना क्या होता है, सुपर इम्पोज। तो ये सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाएगा। क्या होगा ये, सुपर इम्पोजेबल इमेज कहेंगे इसको, सुपर इम्पोजेबल इमेज, सुपर इम्पोजेबल इमेज फॉर्म्ड होगी यहाँ पे। और जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो नॉन कायरल होगा। नॉन कायरल बोलो या अकायरल बोलो, नॉन कायरल बोलो या अकायरल बोलो, जो सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी वो क्या होगी, नॉन कायरल बोलें उसको या अकायरल बोलें, ठीक है, जो बिल्कुल एज इट इज उसमें दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, अगर जो मैं इसको मिरर में देखता हूं, अब किसको देखते हैं भाई मिरर में, एफ को देख लेते हैं। तो एफ कैसा दिखाई देगा बेटा, कुछ उल्टा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। के को देख लेते हैं, ठीक है, के कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये CH3 ले लिया, इधर Cl ले लिया, इधर Br ले लिया, इधर I ले लिया मान लीजिए, तो ये मिरर में अब कैसा दिखाई देगा भाई, मिरर में ये CH3 इधर दिखाई देगा और ये Cl इधर दिखाई देगा, ये I इधर दिखाई देगा और Br इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखो अब ये क्या हो गया, अलग ही दिखाई दे रहा है, तो ये इसको ढक नहीं रह पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे भाई, हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। क्या है ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, इम्पोजेबल इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड हो रही है यहाँ पे। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है वही क्या होगा आपका, कायरल होगा, कि वही क्या होगा आपका, कायरल होगा, ठीक है। और जो ये प्रॉपर्टी होती है कायरल और नॉन कायरल की, ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कायरल और नॉन कायरल, दैट इज नॉन एज कायरलिटी, कायरलिटी कहलाती है। तो ये 5 चीजें यहाँ पे हो गई हैं आपकी कवर, ठीक है। कौन कौन सी भाई, कायरल क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, कायरल क्या होता है, अकायरल या नॉन कायरल क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो सुपर इम्पोजेबल है वो नॉन कायरल है, मतलब ये नॉन एक साथ नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर जो मिरर इमेज से भाई सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग समझिए, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, जो इसको एक बिल्कुल ढक लेगा, ठीक है, मतलब इस ओ को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये बिल्कुल इसको ढक लेगा, ठीक है, लेकिन इसके को इस यहाँ पे लगाऊंगा तो अलग ही दिखाई देगा, मिक्स हो जाएगा। देखो अगर जो मैं ये के एज ए दिखा दूं और यही के इसके ऊपर रखा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, यस और नो, तो मतलब इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होती है आपकी, कायरल होती है। और जो ये प्रॉपर्टी होती है कायरलिटी कहलाती है। स्पेस नहीं है नीचे, जो है टॉपिक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये टॉपिक मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ बेटा अब ये टॉपिक जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, इसमें क्या है भाई, इसमें रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ। जैसे ये हमने ये हमने हेलोएल्केन लिया कोई भी, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर जो ये जो आपका हेलोजन है, ये जो आपका हेलोजन है, ये वाला हेलोजन, इसी के ही साइट में ये रिएक्शन, देखो एरो के साइन का ध्यान रखना बेटा, इसी के ही बिल्कुल इसी पे ही जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया इसके ऊपर, ये अलग हो जाएगा, एक्स नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो बाहर होता है उसको नेगेटिव करके हम दिखा सकते हैं यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो तो इसको यहाँ पे दिखा दो प्लस एक्स नेगेटिव, तो ये चीज बाहर हो जाएगी और NU इससे उसी साइट पे अटैच हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे रिटेंशन। इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है, रिटेंशन, SION, रिटेंशन बोलेंगे।
और अगर जो अपोजिट साइड में अटैच होता है, मतलब कि x यहां था, इसके अपोजिट साइड में अटैच हो गया, तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से मैकेनिज्म में इन्वर्जन हुआ था, SN1 या SN2 में। देखते हैं कौन कितना एक्टिव है बच्चा, ठीक है। मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताना, एक में हुआ था SN1 या SN2 में, ठीक है। और अगर जो ये दोनों ही 50-50 हो जाएं, क्या हो जाएं, दोनों ही 50-50, इसको मान लेते हैं A, इसको A मान लेते हैं, चलो इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ये A और B दोनों ही क्या बन रहे हैं, 50-50 बन रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही बन रहे हैं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर भी कहेंगे। अब ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है ये रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन कहाँ पे हुआ था, SN1 में या SN2 में, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इन्वर्जन और रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। इसका छोटा छोटा डेफिनेशन लिख लेना। अगर जो सेम साइड पे अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रिटेंशन। अगर जो अपोजिट साइड पे अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल तो वो इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन दोनों ही 50-50 बनते हैं, फॉर्म 50-50, दैट इज द रेसिमाइजेशन, ठीक है। नाउ अब पढ़ लेते हैं बेटा हम एनेंटियोमर क्या होता है। एनेंटियोमर को देखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमर विच आर ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कौन सी थी भाई आपकी, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज जो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कार्बन ले लिया, ये CH3 ले लिया, ये H ले लिया, ये Cl ले लिया, यहाँ पे Br ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल से इट इज अ ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब ये दो होंगे। अब इसमें ये मिरर नहीं आ रहा है, अब ये दो हैं, ये दो कंपाउंड है आपस में, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और वो विच आर ए नॉन सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है वो, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज से रिलेटेड है। ये दोनों देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस से क्या है, रिलेटेड है, नॉन सुपर इम्पोज बना रही है एक दूसरे का, ठीक है। और फिर मिरर में ईच अदर, दैट फिनोमिना इज नोन एज एनेंटियोमर। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे हम, एनेंटियोमर कहेंगे। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिकल कार्बन। स्टीरियो सेंटर क्या होता है बेटा, इसी को ही मेनली स्टीरियो सेंटर कह देते हैं, जिसमें हर एक क्या होगा, डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे, मतलब कि एक से सारे के सारे डिफरेंट होंगे, कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर, इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, ठीक है, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। या इसे एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सो हमारे सारे के सारे ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नाउ स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स में हमारे 3 पॉइंट आएंगे। ये कौन कौन से, वाई हेलो एरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। जैसे हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ऐसे हेलो एरिन्स नहीं देता है। इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं समझाऊंगा आपको। तो उसके ये 5 रीजन है क्यों होता है ऐसा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है, आएगा तो ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, 2 अलग टॉपिक है आपका। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रो डोज प्रोसेस है। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं मीनिंग समझाता हूं। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भाई जैसे
आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, और ये ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके पास ऊपर अटैक कर रहा है, तो आर एन यू और प्लस एक्स नेगेटिव, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। लेकिन यही रिएक्शन अगर जो मैं इसके साथ करता हूं, हेलोएरिन्स के साथ, ये एन यू ले लिया, तो अब ये क्या बनाना चाहिए था भाई, अब ये बनाना चाहिए था ये चीज, ठीक है, और एक्स नेगेटिव बाहर होना चाहिए था। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, गलत है आपकी, रॉन्ग है ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है। तो यही चीज बता रहा है भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ठीक है। अब सुनिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो ये है हेलोएरिन्स है, ये रेजोनेंस फॉर्म करता है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये देखिए ध्यान से, वैसे तो मैंने रेजोनेंस एक अलग वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक्स फॉर कोई भी हेलोजन ले लेते हैं, तो ये क्या है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, तो क्या होगा भाई, ये सुनिएगा ध्यान से, या कोई ये आया तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये एक्स है तो ये क्या आ गया आपके लोन पेयर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे भाई, थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं इनको, कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे और कौन से शिफ्ट होंगे। ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि तुम पता लग जाए कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आए हैं, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई, वो देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड बन चुका है, ये डबल बॉन्ड बन गया एक्स, और ये आपका ये पॉजिटिव था, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या बन गया, अब डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही आगे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था ही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे, ओहो कलर दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये अब ये यहाँ पे आ गए, ये आपके लोन पेयर, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे, और यहाँ पे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये था ही डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, एक्स, और ये हमारे ये प्लस साइन आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, ये यहाँ चले जाएंगे, और ये वापस यहाँ पे, तो वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो हमारी थी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड एक्स, और ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रेजोनेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो फर्स्ट रीजन आपका क्लियर हो गया होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, जो हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो CH3 और ये X ले लेते हैं, और यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। जहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा होता है, मोर s करेक्टर होगा, तो क्या होगा भाई, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगी, दैट्स वाई वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स वाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा,
ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर जो स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है, तो छोटा भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज, एस करेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, ज़्यादा हो गया। ठीक है। नाउ बॉन्ड लेंथ का भी बता दिया है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, एस करेक्टर ज़्यादा हो गया तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। बॉन्ड जो छोटा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट, मतलब जो स्मॉल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना डिफिकल्ट, एंड देन ये क्या है आपका लार्ज बॉन्ड है, इसको तोड़ना ईजी हो जाएगा। ठीक है। नाउ ड्यू टू इनएबिलिटी टू फिनाइल कैटाइन क्या होता है भाई, फिनाइल कैटाइन देखो, मतलब इसके ऊपर कैटाइन चार्ज, फिनोल के ऊपर कैटाइन चार्ज क्या हो जाएगा, फिनाइल कैटाइन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर जो कैटाइन चार्ज है ये रेजोनेंस के कारण क्या करता रहता है, लोकलाइज करता रहता है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा, दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे क्या है, कैटाइन एक पे बन रहा है तो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। नाउ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो गया पाई बॉन्ड की वजह से, जिससे ये पाई बॉन्ड जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये दूसरे, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये थे आपके 5 रीजन। कौन से रीजन थे ये, वाई हैलो एरिन्स डू नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हैलो एल्केन्स। ठीक है। हैलो एल्केन्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, हैलो एरिन्स नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, उसके 5 रीजन, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। एंड ड्यू टू ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड आने के कारण हो रहा है, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। एस करेक्टर अगर जो ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, दैट्स वाई ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट हो गया, दैट्स वाई वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इनएबिलिटी टू फिनाइल कैटाइन जो इनएबिलिटी रेजोनेंस के कारण ये कैटाइन चार्ज लोकलाइज करता रहता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच, ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा पाई बॉन्ड के कारण, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन रिच, दैट्स वाई दे आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक है। तो ये थे रीजन हमारे। अब आ जाते हैं हम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप में एक रिएक्शन है बेटा, सिंपल सी रिएक्शन, इसको डोज प्रोसेस भी कहते हैं, डोज साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर की थी ये रिएक्शन। ठीक है। चलो देखो अब इसमें होता क्या है बेटा, यहाँ पे Cl ले लेते हैं हम। ठीक है, Cl ले लिया, क्लोरीन, ठीक है, प्लस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, Na ये HCl बाहर हो जाएगा और सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म्ड होगा, सोडियम फिनोक्साइड ONA। ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे, देन रिमूव NaCl रिमूव हो जाएगा एंड H जो है इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा बेटा, देन फॉर्म्ड फिनोल, ये फिनोल बन जाएगा और बाहर क्या हो गया, NaCl, ये फिनोल बन गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज डोज प्रोसेस। ये प्रोसेस आपकी फिनोल वाले चैप्टर में भी आती है, फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फिनोल की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप से है ये। यहाँ पे ये ऑर्थो, पैरा और मेटा पे कोई CH3 ग्रुप या और कोई भी अटैच होता है तो इससे इसका ऊपर कोई भी डोज प्रोसेस के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी आपकी डोज प्रोसेस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बेटा। ठीक है। इसमें क्या होना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल्स को, हम एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसके लिए आपको ये रेजोनेंस पता होनी चाहिए, इसकी हैलो एरिन्स की रेजोनेंस पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है। तो ये मैं 2 बार वैसे भी इस चैप्टर में समझा चुका हूँ, फिर से मैंने बना दिया है रेजोनेंस, एक बार देख लेना। यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बना दिया बेटा, डबल बॉन्ड बना दिया, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पे डबल ये लोन पेयर आ गया। ये लोन पेयर फिर क्या करता है, आगे शिफ्ट करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा,
क्योंकि कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है और वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। दैट्स वाई वो क्या कर लेता है, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट करता रहता है और जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ शिफ्ट करता रहेगा। वही फिनोमिना आपका रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट करके ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ी है बेटा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। ये आपका हैलोजन है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये जो सेकंड वाली पोजीशन है बेटा ये ऑर्थो पोजीशन होती है, थर्ड वाली पोजीशन ये मेटा पोजीशन होती है, एंड फोर्थ वाली पोजीशन ये पैरा पोजीशन होती है। फिर सामने वाली जो वही होती है, मेटा के सामने जो फिफ्थ पोजीशन है ये भी मेटा ही होगी बच्चों, और ऑर्थो के सामने 6th पोजीशन है ये भी क्या होगी, ऑर्थो ही होगी। ठीक है, तो ये है ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहीं से ही सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो ध्यान से देखना है अब इस रिएक्शन को। ठीक है, इसमें होगा क्या, लिसन केयरफुली। यहाँ पे ये ले लिया हमने, हेलो एल्केन ले लीजिए, कोई भी हेलो एल्केन ले लीजिए, यहाँ पे ये Cl ले लीजिए। ठीक है, तो अब की बार हम क्या करा रहे हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ऐड होगा यहाँ पे, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही बेटा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है हमारा, बेंजीन के पास आपको पता होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये लोन पेयर बन गए। यहाँ पे क्यों हो रहे हैं शिफ्ट, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की रेजोनेंस के कारण ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या, ये लोन पेयर कैसे काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये वापस दे देगा इसको Cl नेगेटिव, वापस से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है बेटा। कैटलिस्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, नाउ ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहां से ये ऑर्थो पोजीशन पे हमारा Cl जो है हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखा गया। ठीक है, तो यहां से ये सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, अब ये सब्स्टिट्यूशन कहां से होगी, पैरा पोजीशन से भी होगी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रही है, तो मतलब ये पैरा पोजीशन से भी सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर जो इस x को मैं Cl मान, वैसे Cl ही लिया था हमने, इसको Cl ले लें इस x को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये कैसा नेम है इसका, कॉमन नेम है। और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसका कैसा नेम हो जाएगा भाई, आपका आईयूपैक नेम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा भाई, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। और इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे पूछा जाता है विच वन इज मोर स्टेबल, कौन इसमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में मोर स्टेबल कौन है। ये तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन, हमेशा पैरा वाला जो होता है बेटा वो मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, हमेशा मोर स्टेबल होगा पैरा पोजीशन पे जो होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। अब पहली बात तो ये मोर स्टेबल क्यों है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके हैं ये मोर स्टेबल होने के 2 रीजन है बच्चों। मोर स्टेबल होने के कितने रीजन है, इसके 2 रीजन है। सबसे पहले है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, और सेकंड रीजन है आपका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होता है,
लेस डाइपोल मोमेंट होता है, लेस डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो लेस होगा, लेस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, हाई या मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस होगी। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है इनकी रिपल्शन, क्या होती है इनकी रिपल्शन। बेटा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये इक्वल डिस्टेंस है तो कम रिपेल करेंगे। ये क्या है, यहाँ से बहुत नजदीक आ गया तो ये रिपेल ज्यादा करेंगे। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट क्या होती है भाई, डाइपोल मूवमेंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वेरी लेस डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हम, ये था स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल होता है इसीलिए इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सो मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये रीजन थे, ये इसको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन क्या होता है बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए इसमें। नाउ बेटा ये 4 रिएक्शन और हैं इसकी चैप्टर की, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये यहाँ पे पता है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऑर्थो पैरा से ही सब्स्टिट्यूट क्यों हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ऑर्थो पैरा से ही सब्स्टिट्यूट क्यों होता है ये, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई ये ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसका। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पता चल गया। अब ये ऐसे ही, अब ये सारी एक जैसी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये H हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो ये भी ऑर्थो और पैरा से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। कौन मोर स्टेबल होगा इसमें, पैरा वाला मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा मोर स्टेबल पैरा वाला, 2 रीजन, डाइपोल मूवमेंट और स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस डाइपोल मूवमेंट, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई वो जो हो जाएगा आपका लेस मोर स्टेबल हो जाएगा पैरा वाला। ठीक है, ये क्या हो जाए CH3। नाउ नेक्स्ट है, इसमें भी क्या होगा भाई, यहाँ पे ये कर लेते हैं। आपको पता है एसिड है, HNO3 एसिड है, एसिड क्या बाहर निकालता है, वाटर। एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये क्या होगा भाई, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। यहाँ पे ये H है, तो H को क्या चाहिए, वाटर बाहर निकालने के लिए OH चाहिए। अगर जो OH अलग कर लिया तो यहाँ बचा क्या बेटा, NO2 बचा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी वही, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये इस पे वाटर बाहर हो जाएगा, H2 यहाँ एरो के नीचे दिखा देता हूँ माइनस करके, तो ये ऑर्थो और पैरा वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे भी ये Cl हो गया और ये NO2 हो गया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे भी NO2 कनेक्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे भी रेजोनेंस के कारण हुआ है ऐसा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नाउ इसमें भी क्या होगा बेटा, ये भी एसिड है, तो ये भी क्या बाहर निकालेगा भाई, वाटर। तो इसको H है, इसको OH चाहिए, OH मैंने इसमें से अलग कर लिया, तो क्या बचेगा, ये SO3H बचेगा यहाँ पे। तो ये SO3H यहाँ से ये वाटर बाहर हो जाएगा, ये SO3H ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये SO3 सल्फोनिक एसिड होता है बेटा, ये बेंजीन सल्फोनिक, ये 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, वो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, Cl। ये रिएक्शन ज़्यादा आती नहीं है वैसे, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैलोजिनेशन में भी पूछ ले, नाइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पूछने वाले क्वेश्चन है वो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं।
पहला क्वेश्चन, ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों सब्स्टिट्यूट होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, उसका आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है ऑर्थो और पैरा से, तो पैरा वाला मोर स्टेबल है, उसका आंसर क्या होगा, पैरा वाला क्यों है स्टेबल, उसके दो रीजन, डाइपोल मूवमेंट और स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम हो जाए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बहुत कम है रिपल्शन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और डाइपोल मूवमेंट भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये चैप्टर सारा समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।